एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जो आपका ये सब्जेक्ट हो जाता है। इसके कुछ अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना रहेगा। वहां पर आप लोगों को सीरियल वाइज चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। और कुछ टाइम से क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब आप लोगों की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू रहेंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गेट्स के अनुसार सीखना क्या है। भाई, सीखना यानी लर्निंग है ना। तो लर्निंग क्या होता है? सीखना, अधिगम आप कह सकते हो। तो जैसे हम किसी चीज़ को जब सीखते हैं तो हम उसके संपर्क में होते हैं और दिन रात सुबह शाम कोई टाइम नहीं होता है सीखने का, कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, या हम अपने छोटे से या बड़े से किसी से भी हम सीखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या परिभाषा दी है देख लेते हैं। पुस्तक में यानी गेट्स ने एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक में अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी जो हमारा अनुभव है उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। भाई, हमने कोई चीज़ सीखी, अब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा ना, चेंजेस होंगे ना। तो जो चेंजेस होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो एच.एल. किक्सले ने। और इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि परिभाषाएं दे दी जाती हैं, फिर पूछा जाता है ये परिभाषा किसकी है, या जो आपका अति लघु उत्तरीय टाइप या लघु उत्तरीय टाइप की एक परिभाषा दीजिए, किसी का नाम लिख दिया और उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, दक्षता आधारित विधि के सोपान बताएं। तो दक्षता यानी दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्न सोपान हो जाते हैं। कौन कौन से? पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण। भाई, हम कोई चीज़ जब सीखते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम तैयारी करते हैं। बिना तैयारी के कोई भी आप वर्क करें या बिना योजना के कोई भी वर्क करें तो क्या आप उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको सबसे पहले तैयारी करनी रहती है। फिर सहायक सामग्री की व्यवस्था। भाई, उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगनी है उनकी जब आप व्यवस्था करेंगे, ऐसा तो है नहीं जब आप उस कार्य को कंटिन्यू कर देंगे यानी उस वर्क को कंटिन्यू कर देंगे और उसके बाद उसमें जो सामग्रियों की नीड होगी तब खोजेंगे, ऐसा नहीं है। हमें जो सामग्रियां होती हैं यानी जो वस्तुएं होती हैं वो हमें पहले से व्यवस्थित कर लेनी होती है। जैसे कहते नहीं, एक पेड़ को काटने में जैसे 100 दिन लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन जो उसका औजार होगा, हथियार होगा यानी कुल्हाड़ी होगी, तो उसको हमने एक दिन धार दे दी और 99 दिन पेड़ काटा। वो इंसान नहीं अच्छा होता है। हमने 99 दिन उसमें धार लगाई और एक दिन हमने उस पेड़ को काट लिया, तो वो चीज़ अच्छी होती है। यानी हमारा औजार, हमारा हथियार अच्छा होता है तो हमें वर्क करने में कठिनाई नहीं होती है, दिक्कतों का सामना नहीं करना होता है। उसके बाद है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। भाई, जो विषय वस्तु है उसको हम किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे आपके ये नोट्स हैं, है ना, ये आपका सब्जेक्ट है। आपके पास सीरीज भी होगी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे आपने कलेक्शन कर रखा होगा, आपके पास बुक भी होगी। लेकिन आप नायरा स्टडी हब क्यों ज्वाइन करते हैं? क्योंकि चीज़ों को ईजिली समझाया जा रहा है, वहाँ पे हर एक छोटी छोटी बात को समझाया जा रहा है, इसीलिए तो आप स्टडी कर रहे हैं, वरना बुक से तो कोई भी पढ़ लेगा। तो प्रस्तुतिकरण हमें कैसे करना है, किस तरह से चीज़ों को समझाना है, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद हो जाता है नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण और अभ्यास। अभ्यास के बिना हर एक चीज़ अधूरी है। यानी जैसे आपने एक दिन एक चीज़ पढ़ी और उसके बाद आपने सोचा कि हमारे माइंड में पूरी सेट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने आज पढ़ा, कुछ समझ में आया, कल पढ़ा, ज़्यादा समझ में आया, उसके बाद पढ़ा, उससे ज़्यादा समझ में आया। जितना अभ्यास करेंगे, कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। यानी जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको अनुभव होगा, उतना ज़्यादा आपको उसमें नॉलेज होगी। उसके बाद है अभ्यास कार्य के मध्य किए गए त्रुटियों का शुद्धिकरण। तो क्या कहते हैं, त्रुटियां क्या होती हैं? त्रुटियां देखिए, ऐसा नहीं है नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य हैं,
गलतियां करके सीखते हैं, ये पॉजिटिव मानी जाती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसने गलती ना की हो और गलती ना हुई हो। गलतियां सभी से होती हैं, उसमें सुधार होता है। एक बार आपने गलती की, उसमें फेल हुए, दोबारा गलती हुई, उसमें फेल हुए, लेकिन आप अभ्यास करते करते उसको छोड़ना नहीं है, उस लाइन को छोड़ना नहीं है। कहते हैं एक खड्डा आप एक जगह खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, खोदते रहेंगे, तो किसी ना किसी दिन उसमें से पानी निकलेगा। लेकिन क्या होता है कि जब आप एक खड्डे को थोड़ा सा खोदा, फिर दूसरे खड्डे को थोड़ा सा खोदा, फिर तीसरे खड्डे को थोड़ा सा खोदा, पानी तो नहीं निकलेगा, लेकिन आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी, यानी वेस्ट जाएगी। तो क्या कहते हैं कि मेहनत करते रहें और एक ही जगह पे आप कहते नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो वो चीज़ आपको सफलता देगी। अब ऐसा नहीं है कि मेहनत आप रोज़ करते रहें लेकिन अलग अलग तरीके से, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण। भाई जो आपसे त्रुटियां हुई हैं उनका शुद्धिकरण करें कि किस तरह से हमारे में त्रुटियां हुई हैं, अब हमको ये त्रुटियां नहीं करनी है। उसके बाद प्रयोग। अब आपका सारा सामान यानी सारी सहायक सामग्री, सारी चीज़ें तैयार हैं, अब आप उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ लिया। काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन अब आपका अगर लॉन्ग में भी आ जाता है तब भी आप कर पाएंगे, शॉर्ट में आएगा तो आप कर ही लेंगे। किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन कर लिया जाए आप कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और टाइम भी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, वो बात अलग की है कि कुछ टाइम से हम क्लासेस नहीं ले पा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसलिए। और अब आपका जो आपके क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स और आपकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ लिखिए। तो उपचारात्मक यानी आपकी, जैसे मान लीजिए किसी की भी ना हो, ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे आपको दवा मिली, तो ये आपका उपचार हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपने कर दिया, तो ये उपचार हो गया। और उससे पहले आपने जाना इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो निदान हो गया, है ना। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है और छात्रों की दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे उसकी कठिनाइयां, दुर्बलताओं तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभावों को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। ठीक है, तो उपचार का मतलब आप समझ गए कि जो उसमें दिक्कत होती है उसको ख़त्म करना, है ना। दिक्कत को जानना जो है, जैसे दिक्कत को जानना, जो भी कठिनाई होती है उसको जानना निदानात्मक हो जाता है, निदान हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, यानी डायग्नोस्ट हो जाता है, और उस कठिनाई को दूर करना उपचार हो जाता है। खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए। तो खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आपको क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद है किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही आप सूत्र लिखें, और भी है, आप 2 पूछे गए हैं तो इसमें कोई कंडीशन तो नहीं अप्लाई की गई है कि यही सूत्र आप बताएं, जो आपको आते हो वो आप करें। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से क्या आशय है। तो शिक्षण से स्पष्ट, सुपाच्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ना, इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जाती है। उसके बाद है जॉन गई के अनुसार श्रव्य दृश्य उपकरण क्या है। तो श्रव्य दृश्य उपकरण यानी कि वो हो जाते हैं जो जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे देख कर शिक्षा प्राप्त करना, तो किससे, जैसे बुक्स है, चार्ट है, मॉडल है, उससे हो जाता है। सुनकर जैसे रेडियो से हो जाता है, और देखकर और सुनकर जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इससे हो जाता है। तो ये आपके श्रव्य दृश्य सामग्री हो जाती हैं, यानी उपकरण हो जाते हैं। इसमें देख लेते हैं समस्त श्रव्य दृश्य साधनों को शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री या विधियों का या साधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रव्य दृश्य उपकरण स्वयं साध्य नहीं है, वरन सीखने के साधन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है, श्रव्य दृश्य ऐसे साधन है जिनके शिक्षण प्रशिक्षण परिस्थितियों में अनुप्रयोग में
यानी अनुप्रयोग से विभिन्न व्यक्तियों तथा समूह के मध्य विचारों का संप्रेषण किया जाता है। क्या? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। बहु ज्ञानेंद्रिय सामग्री भी कहा जाता है। यह किसका कथन है? तो एडगर डेल का हो जाता है। मैकनॉन तथा रॉबर्ट्स ने श्रव्य दृश्य सामग्री के विषय में क्या कहा है? तो इन्होंने देखिए क्या कहा है, समझ लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री ऐसे सहायक साधन है जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का दोहन कर संकल्पनाओं को स्पष्ट स्थापित तथा उनमें सह संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ज्ञात है। इसी ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वो नया ज्ञान प्राप्त करता है। या शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। यानी बच्चे को क्या, यहाँ पे देखिए, बालक ने जो कुछ सीख लिया है यानी पिछला उसको जो कुछ आता है उसी के आधार पर उसको कुछ नया सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात यानी उसको पता है और अज्ञात जो नहीं पता है वो आप उसको सिखाएंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। और उसके बाद है अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। और इसमें हो जाता है इस कथन से क्या आशय है? शिक्षक को छात्रों के प्रति सख्त या कठोर आदेशात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए बल्कि छात्र को निर्देश देते हुए उसकी समस्या समाधान करना चाहिए। शिक्षक को छात्र के प्रति निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक दंड प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, पढ़ाने की क्रिया पर जोर न देकर सिखाने की क्रिया पर जोर देना, बच्चों को स्वयं करके सीखने पर जोर देना और प्रेषण, सूचना संचालन तथा निष्कर्ष निकालने की दक्षता का विकास, विश्लेषण और शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, ये सभी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है शिक्षण सूत्रों से होने वाले 2 लाभ। तो भाई बहुत से लाभ है, इसमें हम 2 लाभ देख लेते हैं। सबसे पहला हो जाता है शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि अनुकूल बनाता है। अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। भाई जब शिक्षण सूत्र होंगे उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को शिक्षा देंगे। अब ऐसे आप शिक्षा उसको दे रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि कैसे आप बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। भाई सरल से कठिन की ओर ये सूत्र कितना बेस्ट है कि बच्चे को सरल चीज़ें पहले सिखाएं। ऐसा तो है नहीं पहले आप उसको कठिन चीज़ें सिखा देंगे, तो सरल चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप कठिन चीज़ों की तरफ जाएंगे तो बच्चा आसानी से उसको सीख लेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि पहले कठिन चीज़ें सिखाएंगे बाद में सरल चीज़ें, तो इसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो जब सूत्र के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर भाई उस बच्चे को जो चीज़ आती है वो आपने पहले उससे पूछ लिया कि भाई आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ पे है, आपका गली मोहल्ला क्या है, ऐसे करके फिर उसके बाद आपने और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। तो बच्चे को जो चीज़ ज्ञात थी वो उसने आंसर दिया, जो चीज़ नहीं ज्ञात थी आपने उसको बताया, तो ये चीज़ हो जाती है। तो शिक्षण सूत्र बहुत ही लाभकारी हो जाता है। उसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि के 2 लाभ बताएं। तो इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं। भाई बिल्कुल सक्रिय रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से तो बच्चा क्या करता है कि पहले तो बहुत ध्यान से सुनता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछने जाना है, फिर ये भी माइंड में रहता है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी मुझे देना है ना, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और इस विधि से छात्रों की समस्याओं कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। भाई बिल्कुल निराकरण किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, ये क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाता है काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन है क्रियापरक विधि से आप क्या समझते हैं? तो क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो रुचिपूर्ण शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप निम्न है: गीत, कविता, कहानी, चित्रण, खेल, अभिनय, नाटक, भ्रमण, निरीक्षण, पहेली, वार्तालाप एवं पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग।
गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है? तो गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है? तो दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य बताएं। तो दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना। ये हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य बताएं। तो दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, और उसके बाद है प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि के द्वारा ही किया जा सकता है। वर्णन विधि के तरीके लिखिए। तो वर्णन विधि के तरीके हैं चित्र और मॉडल द्वारा, भ्रमण द्वारा, करके या प्रयोग द्वारा हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याख्या विधि के लाभ बताएं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो हो जाता है व्याख्या विधि के लाभ, जटिल व ध्रुव विषय का ज्ञान होना, यानी कि जो भी आपका जैसे कि आपकी जो भी विधि है यानी जटिल या ध्रुव विषय का ज्ञान, कि कोई भी जटिल विषय है तो उसका ज्ञान आसानी से हो जाता है। विषय का सरलीकरण, यानी व्याख्यान करने पर क्या हो जाता है, जो विषय होता है वो उसमें सरलीकरण हो जाता है। स्वाध्याय की भावना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना, तथ्यों का ज्ञान, ये हो जाता है। गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 TLM का नाम उल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखे। तो तीलियाँ गिनती सिखाने में, जोड़ बाकी सिखाने में ये तीलियाँ काम आती हैं, और गोलियाँ जोड़ बाकी गुणा सिखाने में हो जाती हैं। ये TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या हो जाता है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, मटेरियल हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल यहाँ पे, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी जो शिक्षा जब सिखाई जाती है तो उसमें जो जो चीज़ें काम आती हैं उनको TLM कहते हैं। तो इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि क्या चीज़ जहाँ जो यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 TLM का उल्लेख कीजिए, तो गणित में भाई तीलियाँ हो जाती हैं, गोलियाँ हो जाती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। और वैसे अगर गणित ना करके कहें कि शिक्षण में TLM, तो जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया, ये सभी चीज़ें तो TLM के अंतर्गत ही आती हैं ना। और इसमें आपका जैसे यहाँ पे, और गणित में जैसे गिनतारा हो जाता है, तो उसमें कैसे होती हैं गोलियाँ, इस तरह से होती हैं, तो उसको इकाई दहाई इस तरह से देखा है ना। तो ये भी हो जाता है गणित में। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिखें। 2 पूछे जाएँ तो 2 लिखें, 4 पूछे जाएँ तो 4 लिखें। कभी कभी ऐसा हो जाता है 2 पूछे जाते हैं 4 लिख देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तो अपनी ज्ञान के ऊपर होता है कि आपको कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। और बाकी टाइम का भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 2 पूछा है 4 लिखने के चक्कर में आप एक क्वेश्चन ही छोड़ के चले आएँ या 2 क्वेश्चन ही छोड़ डालें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जितना पूछा जाए आप उतना लिखें। अगर टाइम बच जाए तो अच्छी बात है, आप थोड़ा लेंदी लिख दें, क्योंकि भाई अलग दिखने के लिए हमें कुछ अलग तो वर्क करना ही रहता है, वरना हमारी पहचान कैसे बने, है ना। भीड़ में तो हमारी पहचान है ही नहीं। भीड़ से अलग दिखने के लिए हमें कुछ करना होता है, और जब हम कुछ करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तभी हम अलग दिखते हैं, है ना। बाकी तो आप खुद समझदार हैं। क्वेश्चन है खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, ये सभी विधियां हो जाती हैं। यहाँ पे 2 पूछी गई हैं तो आप 2 लिखें, और आपकी मर्जी हो तो आप सारे लिख सकते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के 2 सोपान, तो पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री की व्यवस्था, विषय वस्तु का प्रस्तुतीकरण, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, ये हो जाता है।
उत्तम शिक्षण अधिकतम सामग्री की दो विशेषताएं लिखिए। तो बिना लागत के प्राप्त सामग्री, अल्प लागत की सामग्री, एक से अधिक विषयों के प्रयोग, एक से अधिक पाठों में प्रयोग। शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाती है। ठीक है। शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? बालक की जैविकीय परिपक्वता, वातावरण से सार्थक क्रियाएं, अंतःक्रिया द्वारा ग्रहण करना, संतुलन, ये हो जाती हैं। पुनर्बलन कौशल से आप क्या समझते हैं? तो पुनर्बलन शब्द अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। पुनर्बलन आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा वांछित व्यवहार को दूर करता है। अतः पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? तो आगमन विधि हमने आपको बताया था कि आगमन और निगमन विधि को आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, है ना। तो उस चीज़ को आप देखिए, जो आपका पिछला वीडियो है इसको देखिए। बाकी हम डिस्कस तो खैर करते ही रहते हैं, ऐसी शर्त नहीं लगाते हैं कि आप उसी वीडियो को देखें तभी आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। हम हर जब भी क्वेश्चन आता है तब भी हम आपको बताते चलते हैं। आगमन मस्तिष्क की एक विशेष क्रिया है। क्रिया विशिष्ट वस्तुओं से निरीक्षण द्वारा व्यक्ति को सामान्य सत्य की ओर ले जाती है। इस प्रक्रिया में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, निर्णय और सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ती है। और संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के द्वारा विशिष्ट वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के पश्चात तर्क के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुँचते हैं और यदि वह निर्णय हमें उपयुक्त लगता है तो इसी को हम एक सामान्य नियम बनाकर स्वीकार कर लेते हैं। इसी को सामान्यीकरण कहते हैं। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण किसे कहते हैं? तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं से के छात्रों को एक साथ बैठकर उनकी व्यक्तिगत रुचियों, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रख कर शिक्षण कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। शिक्षण के किन्हीं 2 उद्देश्यों के नाम लिखिए। तो शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं। सामान्य उद्देश्य, बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित न होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा। विशिष्ट उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जिन्हें अध्यापक कक्षा में निश्चित समय तक निश्चित बच्चों को निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। अर्थात शिक्षक द्वारा 30 मिनट के कालांश में छात्रों को जो विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे शिक्षक महात्मा गांधी का पाठ याद कर रहा है और महात्मा गांधी के बारे में विशिष्ट जानकारी दे रहा है, विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक हैं, प्रेषक, संदेश, ग्राही, ये हो जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है? एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया में उस सरलीकरण लघु रूप से जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताएं तो मानसिक क्षमता का विकास, क्रियाशीलता का विकास। व्यक्तित्व संप्रेषण के 2 लाभ बताएं तो ज्ञान प्राप्ति, सही भाषा तथा सही उच्चारण। शिक्षण के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये हो जाते हैं। अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अन्वेषण विधि का तात्पर्य शिक्षण की उस परिविधि से है जिसमें बालकों की खोज करने वाले की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोज या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।